Assalamualaikum students, how are you? Today I will teach you chapter 14 of 10th class chemistry and the topic is pollutant First of all you have to learn that what is pollutant. Pollutant है क्या? ऐसे waste materials, ऐसे waste substances जो हमारी एयर, वाटर को पोल्यूट करते हैं उनको हम कहते हैं पोल्यूटेंट्स। ऐसे वेस्ट मटेरियल्स जो हमारी एयर, हमारी एटमॉस्फेयर, हमारे वाटर, हमारी लैंड को पोल्यूट करते हैं उनको हम कहते हैं पोल्यूटेंट्स। तो पोल्यूटेंट्स क्या है? वेस्ट मटेरियल्स। ठीक है, क्या है? वेस्ट मटेरियल्स। ऐसे वेस्ट मटेरियल्स दैट पोल्यूट air, water and land are called air pollutants, अब जो चीज़ आपको समझनी है वो ये समझनी है कि ये पोल्यूटेंट्स कितने स्वेयर हो सकते हैं। ठीक है, ये पोल्यूटेंट्स कितने शदीद हो सकते हैं, इन पोल्यूटेंट्स के स्वेयर होने के फैक्टर्स क्या है। ठीक है, अब आपने समझना है सेवेरिटी ऑफ पोल्यूटेंट। ठीक है, सेवेरिटी ऑफ पोल्यूटेंट कि एक पोल्यूटेंट कितना स्वेयर हो सकता है, उसके क्या फैक्टर्स हैं, सेवेरिटी ऑफ पोल्यूटेंट जो है वो आपको समझना है। सेवेरिटी ऑफ पोल्यूटेंट के कौन से फैक्टर्स हैं? इसके 3 फैक्टर्स हैं और तीनों फैक्टर्स को आपने समझना है। सेवेरिटी ऑफ पोल्यूटेंट का जो फर्स्ट फैक्टर है वो है इसकी केमिकल नेचर। क्या है? केमिकल नेचर। ठीक है, कि जो पोल्यूटेंट है उसकी केमिकल नेचर क्या है, क्या वो हार्मफुल है, क्या वो हार्मफुल नहीं है, अगर वो हार्मफुल है तो वो कितना हार्मफुल है, ज़्यादा है या कम है। ठीक है, तो सेवेरिटी ऑफ अ पोल्यूटेंट के जो फैक्टर्स हैं उसमें से फर्स्ट फैक्टर है केमिकल नेचर। ठीक है, दूसरी है उसकी कॉन्सेंट्रेशन। क्या है? कॉन्सेंट्रेशन। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि पोल्यूटेंट की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो वो सवेयर है, शदीद है, उसके असरात बुरे हैं, और अगर उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम है तो उसके जो इफ़ेक्ट्स होंगे वो भी कम होंगे। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन जो है वो भी सवेरिटी को डिटरमाइन करता है, केमिकल नेचर, कॉन्सेंट्रेशन, और तीसरी जो चीज़ है वो है परसिस्टेंस। क्या है? परसिस्टेंस एग्जिस्टेंस। ठीक है, आप इसको समझ लो। परसिस्टेंट क्या है? एग्जिस्टेंस। अब इसको समझो। परसिस्टेंस मीन एग्जिस्टेंस, कि वो हमारे एनवायरनमेंट में पोल्यूटेंट कब तक जिंदा रह सकता है, कब तक वो डीकम्पोज हुए बिना रह सकता है, कब तक वो सरवाइव कर सकता है। तो ये क्या है? परसिस्टेंस, के कब तक वो एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, कुछ पोल्यूटेंट्स ऐसे हैं जो डीकम्पोज हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे वक्त के साथ साथ, बायोडिग्रेडेबल उन्हें कहेंगे, और कुछ पोल्यूटेंट्स ऐसे हैं जो ख़त्म नहीं होंगे, डीकम्पोज नहीं होंगे, उनको कहेंगे नॉन बायोडिग्रेडेबल। वो ख़त्म उन्होंने नहीं होना। ठीक है, तो आप पढ़ रहे थे पोल्यूटेंट्स हैं क्या? ऐसे वेस्ट मटेरियल दैट पोल्यूट एयर, वाटर एंड लैंड। ठीक है, किसी भी पोल्यूटेंट की सेवेरिटी के 3 फैक्टर्स हैं जिस पे उसकी सेवेरिटी कि वो कितना शदीद हो सकता है, कितने उसके बुरे इफेक्ट्स हो सकते हैं, डिपेंड करता है। फर्स्ट वन इज केमिकल नेचर, सेकेंड वन इज कॉन्सेंट्रेशन, थर्ड वन इज परसिस्टेंस। ठीक है, केमिकल नेचर कि उसकी केमिकल नेचर कैसी है, उसकी केमिकल नेचर कैसी है, इससे मीनिंग ये है कि वो क्या ज़्यादा डेंजरस है, वो क्या कम डेंजरस है, वो अगर ज़्यादा डेंजरस है तो उसमें भी वो या वो डेंजरस नहीं है। ठीक है, हार्मफुल नहीं है। कॉन्सेंट्रेशन कि उसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, क्वांटिटी कितनी है, अगर कुछ ऐसे पोल्यूटेंट्स हैं जिनकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो ज़्यादा हार्मफुल है, कॉन्सेंट्रेशन कम तो वो कम हार्मफुल। एंड थर्ड वन इज़ परसिस्टेंस। तो ये आपका हो गया पोल्यूटेंट और उसकी सेवेरिटी के फैक्टर्स। इसके अलावा पोल्यूटेंट्स डिस्चार्ज हो रहे हैं हमारी इन्वायरमेंट में,
हमारी अपनी ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से डिस्चार्ज हो रहे हैं और ये हमारी इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब करे। उसके बाद आपने जो चीज़ समझनी है वो समझनी है पोल्यूटेंट और कंटेमिनेंट में डिफरेंस। क्या समझना है? पोल्यूटेंट और कंटेमिनेंट में डिफरेंस समझना है। तो पोल्यूटेंट ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो पोल्यूट करते हैं, ठीक है, जो किसी भी ऐसे सब्सटेंसेस जो पोल्यूशन काज करें, तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम कहते हैं पोल्यूटेंट्स। और जबकि कंटेमिनेंट्स क्या हैं, दूसरी चीज़ जो आपको समझनी है वो है कंटेमिनेंट्स। कि कंटेमिनेंट्स क्या है? कंटेमिनेंट्स और पोल्यूटेंट्स में फ़र्क है, ठीक है। पोल्यूटेंट्स ऐसे सब्सटेंसेस जो पोल्यूशन काज करें, ठीक है, उनको कहते हैं पोल्यूटेंट्स। और कंटेमिनेंट्स ऐसे सब्सटेंसेस जो किसी भी सब्सटेंस को प्योर फॉर्म से इम्प्योर में कन्वर्ट कर दें, उनको कहते हैं कंटेमिनेंट्स। जो किसी भी सब्सटेंस को प्योर फॉर्म से इम्प्योर में कन्वर्ट कर दें, उनको कहते हैं कंटेमिनेंट्स। कंटेमिनेंट्स क्या हैं? substances that make something impure, that make something impure, ठीक है। ऐसे सब्सटेंसेस जो किसी भी सब्सटेंस को इम्प्योर कर दें, उनको क्या कहते हैं? कंटेमिनेंट्स। क्या बोल? हाँ जी, तो पोल्यूटेंट्स क्या हैं? सब्सटेंसेस विच काज पोल्यूशन। ऐसे सब्सटेंसेस जो पोल्यूशन काज करें वो क्या हैं? पोल्यूटेंट्स। और कंटेमिनेंट्स क्या हैं? ऐसे सब्सटेंसेस जो किसी भी सब्सटेंस को इम्प्योर कर दें, दैट आर कंटेमिनेंट। सब्सटेंसेस दैट मेक समथिंग इम्प्योर, जो किसी भी सब्सटेंस को, किसी भी चीज़ को इम्प्योर कर दें, दैट आर कंटेमिनेंट्स। उसके बाद आपने पढ़ना है एयर पोल्यूटेंट्स, जिसको आपने डिटेल में पढ़ना है। एयर पोल्यूटेंट्स क्या हैं और एयर पोल्यूशन क्या है? सबसे पहले आपको समझना है एयर पोल्यूटेंट्स। एयर पोल्यूटेंट्स है क्या, ठीक है? ऐसे हार्मफुल सब्सटेंसेस जो हमारी एयर में मौजूद है, उनको हम क्या कहते हैं? एयर पोल्यूटेंट्स। क्या कहते हैं? एयर पोल्यूटेंट्स, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन किस तरह है? हार्मफुल सब्सटेंसेस। कौन से? हार्मफुल सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन एयर, ठीक है। ऐसे हार्मफुल सब्सटेंसेस जो एयर में मौजूद हैं, उनको हम क्या कहते हैं? एयर पोल्यूटेंट्स। हार्मफुल सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन एयर आर कॉल्ड एयर पोल्यूटेंट्स, आर कॉल्ड एयर पोल्यूटेंट्स। अब समझो कि कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं जो हमारी एयर में मौजूद हैं, उनको हम कहते हैं एयर पोल्यूटेंट्स। लेकिन कुछ ऐसे सब्सटेंसेस भी हैं जो हार्मफुल नहीं है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ हमारी एटमॉस्फेयर में होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो होगा और हम उस टेम्परेचर में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ पर हमारी एटमॉस्फेयर में होना ज़रूरी है, लेकिन उसकी एक स्पेसिफिक कंसंट्रेशन है कि इतनी उसकी कंसंट्रेशन होना ज़रूरी है, ना उससे ज़्यादा हम उसको अफोर्ड कर सकते हैं और ना हम उस कंसंट्रेशन से ज़्यादा कम हम उसको अफोर्ड कर सकते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए बेनिफिशियल है, हमारे लिए ज़रूरी है, लेकिन उसकी एक स्पेसिफिक कंसंट्रेशन है। अगर ये स्पेसिफिक कंसंट्रेशन से ज़्यादा है या इस स्पेसिफिक कंसंट्रेशन से इसकी क्वांटिटी कम है, तो ये हमारे लिए एक पोल्यूटेंट है। क्या है? पोल्यूटेंट। क्या है? पोल्यूटेंट। तो कोई भी हमारे लिए जो बेनिफिशियल सब्सटेंस है, अगर वो अपनी कंसंट्रेशन जितनी की उसकी नीड है उससे ज़्यादा या कम है, उसको भी हम क्या कंसीडर करते हैं? पोल्यूट, ठीक है। तो हम इसको कैसे राइट करेंगे? इसको हम इस तरह राइट करेंगे, बेनिफिशियल जो सब्सटेंसेस हैं, ठीक है, बेनिफिशियल, जैसे हमारे लिए कार्बन डाइऑक्साइड बेनिफिशियल है। बेनिफिशियल सब्सटेंसेस जो होते हैं उनकी भी अगर स्पेसिफिक कंसंट्रेशन से वो ज़्यादा या कम है, तो वो क्या है? एयर पोल्यूटेंट। बेनिफिशियल सब्सटेंसेस बियॉन्ड, ठीक, बियॉन्ड स्पेसिफिक कंसंट्रेशन, बियॉन्ड स्पेसिफिक concentration are also considered
पोल्यूटेंट्स आर आल्सो कंसीडर्ड पोल्यूटेंट्स। ना सिर्फ ऐसे सब्सटेंसेस जो पोल्यूशन काज करते हैं, ऐसे हार्मफुल सब्सटेंसेस जो हमारी एयर को पोल्यूट करते हैं, उनको हम एयर पोल्यूटेंट्स बोलते हैं, बल्कि ऐसे सब्सटेंसेस भी जिनकी एक स्पेसिफिक कंसंट्रेशन तो हमारे लिए बेनिफिशियल है, बट उस स्पेसिफिक कंसंट्रेशन से ज़्यादा या कम मिकदार में वो हमारे लिए ठीक नहीं है, उनको भी हम क्या कंसीडर करते हैं, पोल्यूटेंट्स ही कंसीडर करते हैं। उसके बाद आपने पढ़नी है पोल्यूटेंट्स की टाइप्स। क्या पढ़नी है? टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट्स। के पोल्यूटेंट्स की कितनी टाइप्स हैं? टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट्स। तो बेसिकली पोल्यूटेंट्स आर ऑफ टू टाइप्स, प्राइमरी पोल्यूटेंट्स एंड सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। पोल्यूटेंट्स दो तरह के, दो ही इसकी टाइप्स हैं, प्राइमरी पोल्यूटेंट्स एंड सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। प्राइमरी पोल्यूटेंट्स और दूसरे हैं सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। अब आपने इनको समझना है कि ये हैं क्या। हाँ जी, तो अब आपने समझना है प्राइमरी पोल्यूटेंट्स और सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स को, ये हैं क्या। ठीक है, प्राइमरी पोल्यूटेंट्स क्या है? प्राइमरी पोल्यूटेंट्स जब भी फॉसिल फ्यूल जैसे कोल, ऑयल, नेचुरल गैस बर्न होंगे तो क्या प्रोड्यूस होंगे? प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। क्या प्रोड्यूस होंगे? प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। जब भी फॉसिल फ्यूल जैसे कोल, ऑयल, नेचुरल गैस ये बर्न होंगे तो क्या प्रोड्यूस होंगे? प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। तो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स क्या हैं? ये वेस्ट, ठीक है, वेस्ट और वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं या एग्जॉस्ट हैं, वेस्ट और एग्जॉस्ट प्रोडक्ट्स। ठीक है, एग्जॉस्ट प्रोडक्ट्स। और ये प्रोड्यूस कब होते हैं? जब बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स होगी। वेस्ट और एग्जॉस्ट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग, burning of fossil fuels। फॉसिल फ्यूल्स, ना सिर्फ फॉसिल फ्यूल्स बल्कि ऑर्गेनिक मैटर भी, फॉसिल फ्यूल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, इसमें अब आपने इनकी इसमें कौन कौन से पोल्यूटेंट शामिल होते हैं? तो इसमें होते हैं ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन। ठीक है, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन में दो ही आते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन जो हैं उसमें दो ही पोल्यूटेंट्स हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। इसके अलावा ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर शामिल हैं, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, इसमें सल्फर डाइऑक्साइड आता है और सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। इसके अलावा ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन शामिल है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, जिसमें स्पेशली NO नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो मौजूद है, स्पेशली नाइट्रिक ऑक्साइड। इसके अलावा और भी मौजूद है, जैसे मीथेन हो गया, मीथेन भी एक क्या है? एयर पोल्यूटेंट। ठीक है, मीथेन हो गया CH4 जो कि एक हाइड्रोकार्बन है। क्या है? हाइड्रोकार्बन। क्या है? हाइड्रोकार्बन है। तो ये सारे क्या हैं? प्राइमरी पोल्यूटेंट्स विच आर प्रोड्यूस्ड बाय द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, विच आर प्रोड्यूस्ड बाय द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, उसके बाद आपने समझने हैं सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स की। सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स क्या है? तो पहले इसको देखो, जब भी प्राइमरी पोल्यूटेंट्स आपस में रिएक्ट करेंगे, प्राइमरी पोल्यूटेंट्स आपस में रिएक्ट करेंगे तो प्रोड्यूस होंगे सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। क्या प्रोड्यूस होंगे? सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। तो सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स हैं क्या? ये कब प्रोड्यूस होते हैं? प्रोड्यूस्ड ये तब होंगे जब प्राइमरी पोल्यूटेंट्स एक दूसरे से केमिकल रिएक्शंस के थ्रू कंबाइन होंगे। प्रोड्यूस्ड बाय chemical
reactions between primary pollutants, ठीक है। उसके बाद इसमें आते कौन कौन से हैं तो आप लोगों को मालूम है, सल्फ्यूरिक एसिड, ये भी आप लोगों ने 8th में पढ़ा हुआ है, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड आता है H2SO4, ठीक है। इसके अलावा इसमें आता है नाइट्रिक एसिड HNO3, नाइट्रिक एसिड HNO3। इसके अलावा इसमें आता है कार्बोनिक एसिड H2CO3, कार्बोनिक एसिड। इसके अलावा इसमें पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट भी आता है, पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट भी शामिल है। इसके अलावा इसको PAN, कैपिटल PAN भी राइट किया जाता है। इसके अलावा इसमें ओजोन इंक्लूड है, ओजोन ये भी एक सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। और इसके अलावा आपकी बुक के अकॉर्डिंग हाइड्रोफ्लोरिक एसिड HF, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, ये सारे क्या हैं? सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। क्या हैं? सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स विच आर प्रोड्यूस्ड बाय द केमिकल रिएक्शंस बिटवीन प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। हाँ जी, अब आपने पढ़ना है सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स। अब आपने पढ़ना है सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स। अब आपने सोर्सेज पढ़ने एयर पोल्यूटेंट्स के कि एयर पोल्यूटेंट्स के सोर्सेज कौन कौन से हैं, ठीक है। कहाँ कहाँ से ये एयर पोल्यूटेंट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। आपको पता है कि हमारी एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन जो है वो 78% मौजूद है। इसके अलावा ऑक्सीजन जो है वो 21% मौजूद है। ये दोनों गैसेस जो हैं 99%, कितना? 99% ये दोनों गैसेस हमारी एटमॉस्फेयर में मौजूद है। रिमेनिंग 1% जो है वो डिफरेंट गैसेस मौजूद हैं। उसमें कार्बन डाइऑक्साइड आ जाता है, उसमें वाटर वेपर्स आ जाता है, उसमें और बहुत सी मीथेन, इसमें ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड नाइट्रिक ऑक्साइड स्पेशली, वाटर वेपर्स, ये जो बहुत, इसके अलावा और बहुत सारी गैसेस हैं। ये सारी रिमेनिंग 1% मौजूद है, जिसमें से जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मौजूद है 0.03%, ठीक है। ये बहुत थोड़ी मिकदार में और गैसेस मौजूद हैं, लेकिन ये जो थोड़ी मिकदार में गैसेस मौजूद हैं, जिसमें मीथेन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर वेपर्स हो गया, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ये तमाम जो गैसेस यहाँ पे मौजूद हैं, नो डाउट ये बहुत स्मॉल क्वांटिटी में मौजूद है, लेकिन लास्ट 60 इयर्स में इनकी क्वांटिटी में इंक्रीमेंट हुआ है। ये थोड़ा सा इनकी क्वांटिटी बड़ी है हमारी एटमॉस्फेयर में, और वो हमारी अपनी एक्टिविटीज़ की वजह से, क्योंकि बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स डे बाय डे बढ़ रहा है, तो उस वजह से इनकी क्वांटिटी में थोड़ा बहुत इजाफा हुआ है। और ये इजाफा ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से ही हुआ है, और इसके हमारे एटमॉस्फेयर पर, हमारे इस लाइफ पर इसके इफ़ेक्ट्स हैं और नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं। तो आपने पढ़ने हैं सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स। सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स जो आपने पढ़ना है, इसमें सबसे पहले आपने पढ़ने हैं सोर्सेज ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन। आपने सबसे पहले पढ़ने हैं सोर्सेज ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, ठीक है। सोर्सेज ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन में आपको पता है कार्बन के ऑक्साइड्स कौन कौन से होते हैं। एक होता है कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी इनके सोर्सेज पढ़ने हैं। उसके बाद आपने जो सोर्सेज पढ़ने हैं वो ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर के हैं। उसके बाद आपने पढ़ने हैं सोर्सेज किसके? ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड भी आ जाता है और सल्फर ट्राइऑक्साइड भी आ जाता है, ये दोनों आ जाते हैं, ये पढ़ने हैं।
उसके बाद आपने पढ़ने हैं सोर्सेज ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, सोर्सेज ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, जिनको NOx से राइट किया जाता है। वो आप जब आप पढ़ोगे तो मैं आपको बताऊंगी किस तरह, ठीक है। तो ये तीनों आपने इन तीनों पोल्यूटेंट्स के आपने सोर्सेज पढ़ने हैं वन बाय वन। इसमें से जो फर्स्ट सोर्स है वो मोस्ट प्रोबेबली आज आप पढ़ लोगे, लेकिन सेकंड और थर्ड जो सोर्स है पोल्यूटेंट्स का जो सोर्स है वो आप नेक्स्ट लेसन तक पढ़ेंगे, क्योंकि सोर्सेज ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन में ग्रीन हाउस इफेक्ट आ जाएगा और उसको थोड़ा टाइम लगेगा। तो अब आप पढ़ने लगे हैं, सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगी सोर्सेज ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन। अभी मैं आपको सोर्सेज ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन पढ़ाने लगी हूँ। तो सोर्सेज ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन जो हैं, इसके तीन जो हैं वो मेन सोर्सेज हैं। तो सबसे पहला जो सोर्स है कि ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन आ कहाँ से रहे हैं, तो ये वॉल्केनिक इरप्शन। कहाँ से? वॉल्केनिक इरप्शन, ठीक है। वॉल्केनिक इरप्शन जब आतिशफिशा फटते हैं तो वहाँ से ये ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन जनरेट हो रहे हैं, इमिट हो रहे हैं। वॉल्केनिक इरप्शन जब होती है तो तब ये जनरेट होते हैं। इसके अलावा ना सिर्फ वॉल्केनिक इरप्शन में कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जो हैं ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन वो जनरेट हो रहे हैं, वो इमिट हो रहे हैं। इसके अलावा वॉल्केनिक इरप्शन एंड डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, यानी ऑर्गेनिक मैटर जब डीकम्पोज होगा, डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, तो भी क्या प्रोड्यूस होंगे? ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड शामिल है। इसके अलावा जो दूसरा सोर्स है इसका, ठीक है, दूसरा सोर्स जो है वो आपको पता है, जो कि मेजर सोर्स है, ये जो अब आप पढ़ने लगे हो मेजर सोर्स है बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, ठीक है। जब भी फॉसिल फ्यूल बर्न होंगे, यानी कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये बर्न होंगे तो क्या प्रोड्यूस होंगी? कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, जिसमें कोल भी फ्यूल्स, जिसमें कोल भी आ जाता है, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस आ जाएगा। और ये बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल हो कहाँ रही है? बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल हमारे जो व्हीकल्स हैं उनके इंजन में हो रही है बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। इसके अलावा हमारी फैक्ट्रीज़ के अंदर, हमारी इंडस्ट्रीज़ के अंदर बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल हो रहा है। इसके अलावा हमारे जो थर्मल पावर स्टेशंस हैं, थर्मल पावर स्टेशंस के अंदर भी बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल हो रही है। थर्मल पावर स्टेशंस में, हमारी इंडस्ट्री में, हमारे जो व्हीकल के इंजन्स हैं, गाड़ियों के इंजन्स हैं, उनके अंदर कंबस्टन, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स हो रहे हैं। और वहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो रहे हैं? ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड बोथ इंक्लूड है। इसके अलावा जो तीसरा इसका सोर्स है वो है बर्निंग ऑफ वुड। क्या है? बर्निंग ऑफ वुड। तो बर्निंग ऑफ वुड से भी क्या प्रोड्यूस हो रहे हैं? सोर्सेज ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन। क्या प्रोड्यूस हो रहे हैं? ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन। बर्निंग ऑफ वुड, बर्निंग ऑफ वुड से भी प्रोड्यूस हो रहे हैं। इसके अलावा फॉरेस्ट फायर में, ठीक है, ओपन एयर जो फायर होती है, फॉरेस्ट फायर में भी ये प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो ओपन एयर फायर में भी प्रोड्यूस हो रहे हैं। ओपन एयर फायर, अगर कहीं बाहर वगैरह आग लगी हुई है किसी भी चीज़ को, तो उससे भी तो बर्निंग का प्रोसेस तो हो रहा है, वहाँ भी क्या प्रोड्यूस हो रहे हैं? कार्बन के ऑक्साइड्स, ठीक है। इसमें यहाँ पे ये थर्ड पॉइंट में एक और चीज़ समझ लो। आप लोगों ने पीछे हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में कंबशन जो है वो उसको पढ़ा था, और पढ़ा था कि कंबशन टू टाइप्स की होती है, कंप्लीट कंबशन एंड इनकम्प्लीट कंबशन, ठीक है। तो जब भी इनकम्प्लीट कंबशन होगी, क्या होगी? इनकम्प्लीट कंबशन का प्रोसेस होगा, इनकम्प्लीट कंबशन का प्रोसेस होगा, तो मोस्ट प्रोबेबली क्या प्रोड्यूस होगी? कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या प्रोड्यूस होगी? कार्बन मोनोऑक्साइड। जब भी कंबशन जो है वो इनकम्प्लीट हो रही होती है,
इनकम्प्लीट कंबशन तभी होती है जब ऑक्सीजन लिमिटेड अमाउंट में होती है, ऑक्सीजन कम मिकदार में होती है, तो तब क्या प्रोड्यूस होगा, मोस्ट प्रोबेबली कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये आपके थे सोर्सेज ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन के। ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन कहाँ से जनरेट हो रहे हैं। अब आपने पढ़ना है ग्रीन हाउस इफेक्ट। हाँ जी, तो अब आप पढ़ने लगे हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग पढ़ने से पहले मैं आपको एक और चीज़ जो है वो आपको जानना ज़रूरी है, जो कि आपको ऑलरेडी मालूम होगी। देखो, आपको पता है हम ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स ब्रीथिंग प्रोसेस में ऑक्सीजन जो है इनहेल करते हैं, यूज़ करते हैं, और प्लांट्स जो हैं फोटोसिंथेसिस के, और जब हम ब्रीथ करते हैं, इनहेल करते हैं ऑक्सीजन, तो कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल करते हैं, बाहर रिलीज़ करते हैं। तो प्लांट्स जो हैं जैसे हमारे लिए जो है ऑक्सीजन इम्पॉर्टेंट है, एक लाइफ गैस है हमारे लिए, इसी तरह प्लांट्स जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी बॉडी में ले जाकर वहाँ पर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं। तो ये एक नेचुरल बैलेंस सेट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के बीच। किस तरह नेचुरल बैलेंस सेट हो जाता है कि हम ह्यूमंस और एनिमल्स जो हैं ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज़ करते हैं, और प्लांट्स जो हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ कर लेते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज़ कर लेते हैं। इस तरह एक नेचुरल बैलेंस जो है वो मौजूद है, नेचर की तरफ से एक बैलेंस मौजूद है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि हमारी यानी ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन डे बाय डे हमारी एटमॉस्फेयर में इंक्रीज़ कर रही है। ठीक है, तो वो जो नेचुरल बैलेंस था उसको डिस्टर्ब करके कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ करी, और उस कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन के इंक्रीमेंट की वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट जनरेट हो रहा है। और वो किस तरह हो रहा है उसको आप यहाँ पे समझो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये मैंने दो डायग्राम्स बनाई हैं। ये हमारी अर्थ, ठीक है, सपोज ये हमारी अर्थ है और ये हमारा सन है। ठीक है, सन से डिफरेंट टाइप्स की रेडिएशंस आ रही हैं, विजिबल रेडिएशन आ रही हैं, यूवी रेडिएशंस आ रही हैं, इसके अलावा और बहुत सारी रेडिएशंस आ रही हैं। तो आपकी बुक के अकॉर्डिंग यूवी रेडिएशंस का जिक्र है, लेकिन यहाँ पे विजिबल रेडिएशन भी शामिल होती हैं। ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट काजिंग में विजिबल रेडिएशंस का भी कुछ रोल प्ले होता है। ठीक है, तो ये यूवी रेडिएशन जो सन से आ रही हैं, ठीक है, हम आपको पता है हमारी एटमॉस्फेयर के अंदर, यहाँ हमारी एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, वाटर वेपर्स मौजूद हैं, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ हमारी एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद है। ठीक है, तो जब यूवी रेडिएशंस आती हैं यहाँ से पास होती हैं, यूवी भी और विजिबल भी, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो यहाँ हमारी एटमॉस्फेयर में मौजूद है, ये कार्बन डाइऑक्साइड यूवी रेडिएशंस को गुजरने देती हैं, यूवी रेडिएशंस को गुजरने देती हैं। और जब ये यूवी रेडिएशन अर्थ के साथ हिट करती हैं तो अपनी कुछ एनर्जी अर्थ को ट्रांसफ़र कर देती हैं। रिमेनिंग एनर्जी ये रेडिएशंस की फॉर्म में यहाँ से अर्थ रिफ्लेक्ट कर देती है। कुछ एनर्जी अर्थ एब्जॉर्ब कर लेगी और कुछ एनर्जी को अर्थ रेडिएशंस की फॉर्म में रिफ्लेक्ट कर देगी, और उन रेडिएशंस को बोलते हैं इंफ्रारेड रेडिएशन, इंफ्रारेड रेडिएशंस। और इन रेडिएशंस को IR रेडिएशंस भी कहा जाता है। कौन सी रेडिएशंस? IR रेडिएशंस या इंफ्रारेड रेडिएशंस जो हैं वो इमिट होती हैं अर्थ से। ये जो इंफ्रारेड रेडिएशंस हैं, अब यहाँ पे आपको समझना है, इन इंफ्रारेड रेडिएशन को कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से नहीं गुजरने देगा। जैसे यूवी रेडिएशन को कार्बन डाइऑक्साइड ने गुजरने दिया, वाटर वेपर्स ने गुजरने दिया, अर्थ के साथ उन्होंने हिट किया, कुछ एनर्जी अर्थ को ट्रांसफ़र की, रिमेनिंग एनर्जी रिफ्लेक्ट बैक कर दी। तो कार्बन डाइऑक्साइड ये जो रिमेनिंग रेडिएशन, रिमेनिंग एनर्जी रेडिएशन की फॉर्म में रिफ्लेक्ट हो रही है, इन रेडिएशन को कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से नहीं गुजरने देगा। कार्बन डाइऑक्साइड इन रेडिएशंस को कर लेता है एब्जॉर्ब, कार्बन डाइऑक्साइड इन रेडिएशंस को कर लेगा एब्जॉर्ब। अब जब रेडिएशन एब्जॉर्ब होगी तो इस एरिया का एक स्पेसिफिक टेम्परेचर होगा, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर होगा,
और ये अगर कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे ना हो, अगर कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे ना हो तो ये इंफ्रारेड रेडिएशन की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी। यहाँ का टेम्परेचर बहुत कम होगा, इतना कम होगा कि हम ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, प्लांट्स कोई भी यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ होना ज़रूरी है, बट एक स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन में जो कि नेचर ने डिसाइड कर दी है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ होना ज़रूरी है। अब हमारा जो एवरेज टेम्परेचर है, ठीक है, हमारी अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो है 17 डिग्री सेल्सियस। कितना है? 17 डिग्री सेल्सियस। कौन सा टेम्परेचर? एवरेज टेम्परेचर जो हमारी अर्थ का है। लेकिन अगर यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ना होती तो हमारी अर्थ का एवरेज टेम्परेचर जो है वो -20 डिग्री सेल्सियस होता, और ये एक बहुत कम टेम्परेचर है। इस टेम्परेचर में हम लोग सर्वाइव करने के यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकते। हमारी अर्थ जो होती वो अनइनहेबिटेबल होती, रहने के काबिल ना होती, ठीक है। तो यानी कार्बन डाइऑक्साइड की एक स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन जो है वो नेसेसरी है हमारे लिए। लेकिन ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन डे बाय डे बढ़ रही है। देखो यहाँ पे डायग्राम में आपकी बुक में इस एरिया को कम बनाया हुआ है, ये शो करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे कम है जितनी की नीड है, और यहाँ पे ये एरिया बड़ा बनाया हुआ है जस्ट शो करने के लिए कि कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, ठीक है। तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन डे बाय डे बढ़ रही है, और कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने से क्या होगा आपको पता है। यूवी रेडिएशन जो है वो हमारी अर्थ के साथ जब टकराएंगी तो यूवी रेडिएशंस को तो कार्बन डाइऑक्साइड गुजरने देगी, विजिबल रेडिएशन को तो कार्बन डाइऑक्साइड गुजरने लेगी। लेकिन जब ये रेडिएशन अर्थ के साथ टकराएंगी कुछ एनर्जी अर्थ को ट्रांसफर करेंगी, रिमेनिंग एनर्जी जो रिफ्लेक्ट करेगी, उस रिमेनिंग एनर्जी जो कि IR रेडिएशंस हैं। कौन सी रेडिएशंस हैं? IR रेडिएशंस हैं, ठीक है। इन रेडिएशंस को कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से नहीं गुजरने देती और एब्जॉर्ब कर लेती है, तो जब एब्जॉर्ब कर लेगी तो इस एरिया का टेम्परेचर जाएगा बढ़। इट मीन्स जितनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन उतनी इंफ्रारेड रेडिएशन की एब्जॉर्प्शन ज़्यादा। More the concentration of carbon dioxide, more will be the absorption of IR radiation, और जितनी IR रेडिएशन, इंफ्रारेड रेडिएशन की एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी, यहाँ का टेम्परेचर, हमारी एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर उतना ज़्यादा होगा, और इसी वजह से हमारी अर्थ का टेम्परेचर डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है ड्यू टू इंक्रीमेंट इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स। ये काम सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं करती बल्कि वाटर वेपर्स भी करते हैं, इसके अलावा मीथेन गैस भी ये फिनोमेना करती है। तो इसी को कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। और ये जो गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स, मीथेन जो ग्रीन हाउस इफेक्ट को करवाते हैं उनको कहते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? ग्रीन हाउस गैसेस की बढ़ने की वजह से जो IR रेडिएशन एब्जॉर्ब हो रही हैं, उन IR रेडिएशन की एब्जॉर्प्शन में डे बाय डे इंक्रीमेंट हो रहा है, इजाफा हो रहा है, तो हमारा एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर डे बाय डे बढ़ रहा है। इसी को हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। उसके बाद ग्लोबल वार्मिंग का आपकी बुक में बताया हुआ, देखो ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ रहा है तो ग्लोबल वार्मिंग क्या है? हमारा ये जो अर्थ है, ये जो अर्थ का एक ग्लोब है, इसकी वार्मिंग गर्म होना, ठीक है। इसकी ग्लोबल वार्मिंग यानी हमारा अर्थ जो ग्लोब है ये डे बाय डे इसका टेम्परेचर भी बढ़ रहा है ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से ग्लोबल वार्मिंग का प्रोसेस भी डे बाय डे बढ़ रहा है। होप सो आपको टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग को हम नेक्स्ट लेसन में समझेंगे। अल्लाह ब्लेस यू।